आप बड़े पुराने सियासतदान हैं और आप बड़े बड़े आपकी संजीदा गुफ्तगू और बड़ी चीज़ें हल जो है वो आप निकाल भी लेते हैं। हल क्या होना चाहिए? कौम जानना चाहती है कि किस तरह हमें इस दहशत गर्दी से निपटने के लिए क्या करना चाहिए कि जिससे कम से कम हम इससे निजात हासिल कर सकें। राणा साहब, ये मामला बड़ा गहरा, बड़ा पेचीदा, बहुत पुराना है। इसके हल के लिए पहला काम तो है एतमाद साजी, कि जो माजी में बलोचिस्तान के साथ वादे किए गए, बलोच के किसी सरदार के साथ नहीं, किसी ग्रुप के साथ नहीं, बलोचिस्तान के साथ जो प्रॉमिसेस थे आईनी और माली तौर पे, वो पूरे होने चाहिए। दूसरा, वहाँ की जो सियासी कुव्वतें हैं, सियासी जमातें हैं, ये सरदारी निज़ाम से बाहर निकलने के लिए पहले उसकी कोशिश करनी है कि सियासी जमातों के साथ इकट्ठ करके एक डायलॉग किया जाए। एक अदम एतमाद का बहुत बड़ा इशू है इस वक्त, उससे निकलने का। और साथ ही साथ ये कहना कि जी ऑपरेशन नहीं, बिल्कुल आपको फोर्स का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा, इसलिए कि इस वक्त जो लोग पाकिस्तान की सालमियत के दरपे हैं वो डायलॉग के जरिए अपने उस मुतालबे से हटने को तैयार नहीं है, भले वो तालिबान हो, भले वो BLA वाले। अच्छा कायरा साहब, आपने कहा कि जो वादे किए गए बलूचिस्तान हुकूमत से उनको पूरा करना चाहिए। आपको ये भी मालूम होगा कि पंजाब के अगर कोई ठेकेदार हैं और वो ठेका बलूचिस्तान में लेते हैं तो सर ये यहाँ पे कमीशन चलता था, उससे बहुत कहीं ज़्यादा वहाँ पे चलता है। 40% कहते हैं कि पहले हमें देना पड़ता है, फिर जाके वो टेंडर मिलता है। अब उसमें वहाँ की जो सियासी जमातें हैं, चले वसाइल पूरे नहीं फराहम हुए होंगे, पूरे फंड्स नहीं फराहम हुए होंगे, जो वसाइल दस्तयाब थे उन वसाइल के ऊपर भी अगर डाका वही मारते रहें तो फिर वो तकसीम या फिर उसकी बराबरी या फिर उसकी तौजीहात क्या दी जा सकती? बात आपकी जो है बड़ा वजन है, और ये बिल्कुल दुरुस्त है कि वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी का भी आलम यही है, और बहुत सारे लोग तो अच्छे लोग भी हैं, लेकिन बहुत सारे लोग वही हैं जिनके बारे में इस तरह की स्टोरियां बहुत मशहूर हैं जो परसेंटेज आपने बताई है। इस हवाले से मैंने कहा ना कि सारे लोग मामलात को दुरुस्त करने के लिए संजीदा नहीं होते, इसलिए कि उनको ये जो सूरत हाल है ये सूट करती है। अगर चीजें सारी स्ट्रीमलाइन हो जाएं, वहाँ पे रूल ऑफ लॉ आ जाए, कुछ ट्रांसपेरेंसी आ जाए, तो जो उनकी लूट मार है, जो मिक्स बिली भगत से सब कुछ हो रहा होता है, उस पे कदगर लग जाती है। लिहाजा वो इस सारे मैस के, इस सारी बैड गवर्नेंस के, इस सारी अनार्की के वो बेनिफिशरी होते हैं, वो इसको खत्म नहीं करना देना चाहते। लेकिन जो हेल्थ अफेयर्स पे बैठे लोग होते हैं, बहरहाल उन्हीं का ये काम है। बलोच सरदारों के अंदर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बड़े अच्छे किरदार के, बड़े अच्छे ख्यालात के लोग हैं। आपको उनको आइडेंटिफाई करके और एतमाद खड़ा करना होगा। प्रॉब्लम यह है कि अगर किसी एक वक्त में किसी एक बंदे ने कोई बात कमजोर कर तो आप उससे परमानेंट नाराजगी नहीं कर सकते। आप उसके लॉन्ग टर्म इश्यूज को देख के चलिए। अगर वो पाकिस्तान के आइन को प्रस्तुत करते हुए अपने आप को कुछ सिस्टम के अंदर रखना चाहता है तो उसको मौका फराहम कीजिए। दूसरी तरफ आपको डंडा भी सामने रखना, कानून का डंडा भी सामने रखना है, इसके अलावा भी चारा नहीं है। वो दहशतगर्द हो या वो लुटमार करने वाले लोग हों, इनके भी ऊपर भी हाथ डालना, कोई दूसरी राय नहीं है। बलूचिस्तान की महरूमियों का और भी सबब होगा, लेकिन वहाँ की अपनी क़यादत भी इसमें बहुत सारा उसका शेयर है। कायरा साहब, आज बिलावल साहब ने कहा है कि नेशनल प्लान 2 इसको शुरू करना चाहिए। जी बिल्कुल, इसके ऊपर डायलॉग करके नेशनल एक्शन प्लान जब हमने बनाया था, नेशनल एक्शन प्लान, तो उसने उस पर जब अमल किया तो उसने पे किया था। तो आज हमारे पास एक सबूत मौजूद है, एक रास्ता मौजूद है। तो बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि नेशनल एक्शन प्लान सारी जमातें जो हैं कौमी इकट्ठा किया जाए, वहाँ की बलूचिस्तान की जमातों को भी, और बलूचिस्तान के हवाले से नेशनल एक्शन प्लान को एट लार्ज, और बलूचिस्तान के हवाले से वहाँ की जो सूरत हाल है उसको टैकल करने के लिए उस पर एक इत्तेफाक राय से एक वे फॉरवर्ड डिजाइन किया जाए जिसपे सारी जमातें दस्तखत सबत करें, ताकि उसकी ओनरशिप भी हो और कल कोई भी जमात आए वो उसी को फॉलो करे। और ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी के तौर पे एक पेपर बनाया जाए, तब जाके ये, क्योंकि ये कोई 1-2 साल की या किसी एक आधी गवर्नमेंट के बैड गवर्नेंस के शाखसाने नहीं हैं, ये पिछली कई दहाइयों की खराबियां हैं। अच्छा कायरा साहब, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो मुल्की सतह पे एक तरफ बलूचिस्तान का मामला है, दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा का मामला है,
और एक ही वक्त में ये तमाम चीज़ें जो हैं ज़्यादा असर उठा रही हैं। पहले इक्का दुक्का वाक़यात होते थे, अब हर रोज़ या हर गुजरते दिन के साथ एक नई खबर आ रही है। तो इसके पीछे भी तो ताकतें जो हैं वो मुतहर्रिक होंगी। तो उन ताकतों का कला कामा कैसे किया जा सकता है? देखिए, आपने मेरिट पे काम करना है, असूल के तहत काम करना है, हिकमत से। सिर्फ मेरिट पे काम करके जज्बातियत के साथ भी चीजें खराब हो सकती हैं। इस वक्त हमें बहुत समझने की जरूरत है। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तालिबान की जो मुहिम जुई है, वहाँ दहशत गर्दी है, जो फितना अल खारिज जिसको हम कहते हैं, ये अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान की हुकूमत है, जो हम सबकी कोशिशों काविशों का या फिक्री जहतों का नतीजा है। उसमें बड़े अरसे की फिक्री जहतें हैं, ये मदारस की तालीमें हैं, ये इनको सपोर्ट है, सब कुछ है। आज वहाँ पे ताकत के जोर पे वो हुकूमत बनाए बैठे हैं और वो कहते हैं कि हमने ये जो तालिबान हमारी तरफ हैं, ये हमारे भाई जब इनको लेके आए थे कि जी पाकिस्तानी हैं, हमारे भाई हैं, इनको सेटल करना है और ये अपना असला लेके आ जाएं, वो आके सेटल हुए हैं। तो ये एक लंबी बहस और लड़ाई है। इसकी लॉन्ग टर्म भी और शॉर्ट टर्म भी दोनों स्ट्रेटेजी बना के आपको तसलसल से इनको काउंटर करना है। ये कोई तरीका नहीं है कि आप एक दफा एक क्राइसिस खड़ा होता है, आप कहते हैं चलो यार इसको फिलहाल दबाओ, आज का वक्त तो गुजारो, कल देखा जाएगा। तो आज आपको मुश्किल फैसले करने हैं, कल उससे शायद निस्बतन कम मुश्किल हो और आने वाले वक्त में फिर आसानी के फैसले होंगे। आज आसानी के फैसले किए तो ये मुश्किलात के फैसले बढ़ते चले जाएंगे और हम बिल्कुल बेबस हुए पड़े हाल में। तो कायरा साहब, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, हम बड़े बुरे हाल में हैं, हमें बड़े सख्त फैसले करना होंगे। ये वाकया जो सानिया हुआ, इस सानिया ने हला के हमें रख दिया और पूरी कौम को एक कौम बनने का एक सबक दिया, एक इशारा दिया। और आज वज़ीर आज़म ने कुल जमाती कॉन्फ्रेंस जो है उसको बुलाने का भी ऐलान किया है। आप इसका हल समझते हैं या इसके लिए हमें मज़ीद आगे जाना होगा? ये बात दुरुस्त है जी, बड़ा अच्छा फैसला है। कौमी क़यादत को इकट्ठा करना चाहिए, बैठ के फैसला करना चाहिए, कौमी क़यादत को एतमाद में लेना चाहिए और सारी जमातों की क़यादत को अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। पॉलिटिक्स भी उनका हक है, बिल्कुल करनी चाहिए। ऐसे इशूज के ऊपर भी अवामी हमदर्दी हासिल करने का नाम ही सियासत है ना। तो लोग अपने अपने तरफ से अवामी हमायत हासिल करना चाहते हैं, करें। लेकिन वज़ीर आज़म साहब का एक अच्छा स्टेप है। मैं ये गुजारिश करूं कि डर के हुकूमतें नहीं चलती, हमें अपनी हुकूमत को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट फराहम करनी चाहिए और हुकूमत को तगड़े होकर फैसले करने की जरूरत है। ये जो हम देखें ना, आए दिन कोई एक ग्रुप उठता है, वो आके सड़कें बंद कर देता है, कभी दूसरा ग्रुप उठता है, वो कहता है हम कानून को नहीं मानते, कभी कोई तीसरा ग्रुप उठता है और पाकिस्तान के अंदर वो कहते हैं जी कि हम स्मगलिंग ना करें तो हमारा गुजारा नहीं होता, एक कहता है जी हमें टैक्स देने की आदत नहीं है, हम क्या करें। तो ये इसके लिए कोई यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाने की जरूरत है। जंग तपाऊ पॉलिसियां इसी तरह के खराब मसाइल पैदा करती है जिनका आज हम सामना कर रहे हैं। अच्छा सर, एक और अहम गौरतलब मामला ये है कि अमेरिका के अंदर इस वक्त बात चल रही है ट्रैवल बैन के ऊपर और मुमकिन तौर पे वो अफगानिस्तान के शहरियों के ऊपर लग सकता है और उनके ऊपर भी जो 20,000 पाकिस्तान में मौजूद हैं और इस वक्त मुंतज़िर हैं वो अमेरिका के दरवाजे अपने लिए खुलने के लिए। अगर उनकी वीज़ा पॉलिसी या इमिग्रेशन पॉलिसी जो है उसके अंदर ये शिफ्ट आता है तो फिर हम उन 20,000 का क्या करेंगे जो अमेरिका भिजवाने के लिए हमने यहाँ पे रखे हुए? हम उनका क्या करेंगे जो हमने पिछली कई दहाइयों से रखे हुए हैं और वो हमारे लिए दर्द सर भी हैं और वो हमारे कारोबारों पे भी काबिज हो गए हैं। ये एक बड़ी बहस है। आप 20,000 का कह रहे हैं, यहाँ तो 20 लाख से भी ज्यादा, कई 20 लाख यहाँ मौजूद, बल्कि कई एरिया ऐसे हैं जहाँ पे आप जा भी नहीं सकते। आपको लाहौर शहर में कभी सर्च कीजिए, आपकी जो बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं उनमें कौन है जो आधी मार्केटों की और 1/4 मार्केटों के ऊपर पिछले 10 साल में काबिज हो गए। वो कौन लोग हैं, कहाँ से आई हैं उनकी दौलतें? ना वो टैक्स देते हैं, ना वो किसी कानून को मानते हैं। जरा कभी सर्वे तो करके देखिए।